हाँ जी बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रिवीजन क्लास। पिछली क्लास तक हमने जितने भी तरीके की कंपनी थी वो सारी की सारी कंपनी कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को लेके, और उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कंपनी की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 के अंदर कुछ प्रोविजन दिए हैं। सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रोविजन दिए। अब तो मैं अपना नाम भी नहीं बताती हूँ क्योंकि आपको याद हो ही गया होगा, क्या टाइम वेस्ट करना, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है। तो आगे बढ़ते हुए होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। चलिए खैर, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का जो फॉर्मेशन है, कंपनी जो बनानी है वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो आपका पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और एमसीक्यू बेस्ड में एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं से किसी भी समय क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक पॉइंट की हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस होती है और एक एक पॉइंट को हमें बड़े ध्यान से कंसिडर करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कंपनी जो फॉर्म हो सकती है कंपनी एक्ट 2013 में, उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। अब आपके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, लॉफुल पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, अनडिफाइंड पर्पस, डिफाइंड पर्पस, 4 पॉइंट दे दिए, नन ऑफ द अबव। तो आपको अपनी बात पे अमल रखना है, आपको अपनी बात पे टिके रहना है कि कंपनी जो फॉर्म होगी वो सिर्फ किसके लिए होगी, लॉफुल पर्पस। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इन्होंने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट दी। मिनिमम मेंबर्स में क्या बोला कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कम से कम मिनिमम 7 और मोर मेंबर्स होने चाहिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 और मोर मेंबर्स होने चाहिए। अगर एक 1 पर्सन कंपनी है तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा भी 1। अगर मिनिमम के साथ में मैक्सिमम भी आपको बताऊं तो पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? मैम, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200 एंड जॉइंट होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय शैल बी एक्सक्लूडेड एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी। पढ़ के आए थे ना 268 में। तो इट मीन्स अगर मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बताइए जल्दी जल्दी। पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा कंपनी में भी फॉर्म्ड अबव। तो अबव में भी आइदर, तो 2 बातें तो साफ हो गई। 2 बातें क्या क्या साफ हुई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। देखो, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूं आपका यही कोर एरिया है, यही मेन एरिया। मैं बार बार यही बात बता रही हूं, जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हो वही आपका कोर और मेन एरिया है। इसी में ही आपको डीलिंग करनी है अगले 2 लेवल तक, सेकेंड लेवल एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल भी। तो यहाँ पे चीजें बहुत साफ और सुंदर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, कंपनी में बी फॉर्म्ड अबव में बी आइदर। तो 2 चीजें क्या हमने सीख ली यहाँ पे कि पहली चीज कंपनी, पहला पॉइंट क्या, कंपनी किसके लिए बनेगी, लॉफुल पर्पस। और जब कंपनी बनाई जाएगी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी क्या की जाएगी, पूरी की जाएगी कि मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय कंपनी। तो इन्होंने कहा मे बी आइदर 3 तरीके की कंपनी बन सकती है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। 3 तरीके की कंपनी का यहाँ पे जिक्र हुआ कि आप 3 तरीके की कंपनी बना सकते हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इट मीन्स एक हो सकती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी हो सकती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। 3 तरीके की कंपनी की यहाँ पे बात करी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। ये हमारा सेक्शन 3 का कहना था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करें, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन किसको लगाई जाती है, आरओसी को। कौन सी आरओसी,
जिस जगह, जिस एरिया में आप अपनी कंपनी को प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आप बनाना चाहते हो, उसी एरिया की आरओसी, क्योंकि हर स्टेट में आरओसी होती है, उसी एरिया की आरओसी को आपको एप्लीकेशन लगानी है। किसके लिए? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, और उसका फॉर्म है INC 32। लेकिन अभी आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाओगे तो इस फॉर्म में भी अमेंडमेंट हो चुकी है। उसके बाद आगे कहते हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी ई-अटेस्ट विद द एप्लीकेशन नेमली। तो इसका हम धीरे धीरे एक क्रक्स बना के लेके चलते हैं, धीरे धीरे हम इसका एक क्रक्स बना के लेके चलते हैं। क्रक्स हम इससे बना के लेके चलते हैं कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ। एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर INC 32। किसको लगाओगे? आरओसी। कौन सी आरओसी? वेयर कंपनी इज प्रपोज टू बी, वेयर कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड या प्रपोज टू बी जुरिस्डिक्शन, उसी के जुरिस्डिक्शन में प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ठीक है, अब INC 32 में जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर ई-अटेस्ट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्ट। अब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं, एक एक का नाम लिखते जाएंगे। तो देखो, पहली बात इन्होंने कहा MOA AOA, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। दूसरा, डेक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक तो AOA MOA साइंड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, दूसरा डेक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एन एडवोकेट, डेक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एन एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। इन्होंने कहा एक डेक्लेरेशन भी आएगी, मैं कह सकती हूं डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, आइदर CA CS CMA और एडवोकेट हु इज इन प्रैक्टिस, है ना। उसी के साथ साथ एंड वर्ड यूज किया, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल, प्लस उस व्यक्ति का नाम भी जिसका नाम आर्टिकल में या तो एज ए डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है। हमने कहा ये बताओ डेक्लेरेशन किस चीज की जाएगी? इन्होंने कहा डेक्लेरेशन जाएगी प्रोफेशनल्स के द्वारा, एंड उसी के साथ साथ जिसका नाम आर्टिकल्स में एज ए डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है। किस चीज की डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो रूल्स थे, उन रूल्स और एक्ट के तहत ही हमने कंपनी की बनाने की प्रक्रिया पूरी करी है। All requirements of the act and the rules made thereunder in respect of registration, precedent or incidental thereto have to be compiled with। तो इसमें हम कह सकते हैं एक तो MOA AOA जाएगा। बताओ मेरे साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे? MOA प्लस AOA, एंड ये क्या होने चाहिए? साइंड बाय मेंबर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट डेक्लेरेशन जाएगी। डेक्लेरेशन कौन कौन देगा प्लीज बताइए? डेक्लेरेशन बाय प्लीज टेल मी। डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, एक तो डेक्लेरेशन प्रोफेशनल्स देंगे। प्रोफेशनल में कौन कौन हो सकते हैं? CA CS CMA एडवोकेट हु इज इन प्रैक्टिस, एंड बाय आइदर द मैनेजर, सेक्रेटरी या डायरेक्टर। ये शॉर्टकट है, मैनेजर, डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी। किस चीज की डिक्लेरेशन है? ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैज टू बी कंपाइल्ड। इस तरीके से क्रक्स बनवाती हूं मैं अपनी डिटेल क्लास में। जो डिटेल क्लास हमारी चलती है उसमें हम क्रक्स नोटिंग ज्यादा करते हैं। तो आगे चलते हैं। डायरेक्टर इफ एनी आर्टिकल ही इज नॉट convicted of any offense with promotion incorporation, not found guilty of breach any previous company law during preceding 5 years, all document with ROC of the company contain information correct and complete। उसी के साथ डायरेक्टर को एक और बात बतानी पड़ेगी कि साहब मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो कंपनी हम बना रहे हैं, इस कंपनी को बनाने में मैं एज डायरेक्टर हूं
और मैं पहले किसी भी ऑफेंस में कंपनी से कनेक्टेड प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, और मैं कभी गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं पाया गया। आप पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 5 सालों में मैंने किसी तरीके का कोई फ्रॉड, स्कैम या मैं कन्विक्टेड अपराधी दोषी नहीं रहा हूं। और मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहां पे फाइल कर रहा हूं वो मेरी नॉलेज के हिसाब से करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, ट्रू हैं। करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, ट्रू हैं। ये डिक्लेरेशन यहां पे डायरेक्टर भी कह रहा है, डायरेक्टर जब इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी के साथ मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे इस डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन गलत दी या डायरेक्टर ने झूठ बोला, तो झूठ बोला तो कौवा काटे, यस और नो? झूठ बोलेगा तो आपको क्या काटेगा? कौवा काटेगा, और बिल्कुल कौवा काटेगा। तो झूठ बोले कौवा काटे, तो इसके लिए इन्होंने क्या कह रखा है, देखो यहां एक बार और समझ लो, मैं पॉइंट कनेक्ट कर देती हूं। इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेस मीन्स छुपाना, any material information which he is aware in any of the document filed with the registrar in relation to registration of company shall be liable with punishment for fraud। और भैया अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर रोंग 447 के तहत सजा जो है वो प्रोविजन जेल भी है, फाइन भी है। तो कहने का मतलब एकदम साफ है कि अगर आप किसी तरीके का फ्रॉड, स्कैम करोगे, गलत इंफॉर्मेशन फाइल करोगे, गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, कुछ सच्चाई छुपाओगे, तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ एक और चीज बतानी है, एड्रेस भी बताना है। जब तक कंपनी का एड्रेस नहीं आ जाता वो भी डॉक्यूमेंट देना है। प्लस उसी के साथ साथ जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, उनका अपना नाम, उनका सरनेम, उनका फैमिली नेम, उनकी नेशनैलिटी, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी, देयर नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, डिन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीजें। और अगर उनका कहीं भी कोई इंटरेस्ट है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट इसे बोलते हैं, अगर उनका कहीं भी कोई इंटरेस्ट है तो उनको बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में, कैसे, जैसे मान के चलिए किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, किसी फर्म में एलएलपी में मेंबर हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी इन्हें फाइल करनी पड़ेगी। जब सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास चले जाएंगे, ये सारे अबोव डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास चले जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आरओसी क्या करेगी, अबव इंफॉर्मेशन शैल रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, और उसी के साथ साथ वो फिर क्या इशू करेंगी, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगी अंडर दिस एक्ट एंड इशू करेंगी। इशू क्या करेंगी बताया ना जरा, इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्या इशू होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। On and from date mentioned in the certificate of incorporation issued, the registrar shall allot to the company। तो यहां पे allotment of sin होगा। sin का मतलब क्या होता है, corporate identification number, which shall be distinct entity and which shall also be included in the certificate। The company shall maintain and preserve at its registered office all documents and information, maintenance of document at registered office। एंड यहां पर है पेनल्टी। तो देखो बड़े आराम से सुनो, ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द COI, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो डेट है, रजिस्ट्रार अलॉट टू द कंपनी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, अलॉट करेगा कंपनी को एक सिन नंबर विच इज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट। फिर इन्होंने कहा जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, उनकी सभी कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी शैल मेंटेन एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस। और कब तक, जब तक कंपनी जीवित है, until and unless dissolution तक। यहां पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है,
अनटिल एंड अनलेस, जब तक कंपनी क्या नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करके रखने हैं, मेंटेन करके रखने हैं। अगर किसी ने, ये मैंने पहले बढ़ा दिया था, फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फाइल करी, तो इस केस में क्या किया जाएगा कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्या ये सेक्शन समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज करवा देती हूं। पूरा का पूरा सेक्शन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके लिए हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि इतना सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, बस आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें, कैसे कंपनी बनती है, सबसे पहले मेरे साथ साथ रिवाइज करो, अब जल्दी प्लीज जल्दी रिवाइज करो। मैंने सारा पढ़ा दिया ना, रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन लगेगी। आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे। कौन सी आरओसी को? जहां कंपनी सिचुएटेड है उसकी एरिया में। मतलब जैसे कि अगर दिल्ली में बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस आपको रखने, तो दिल्ली आरओसी को। बट आज की डेट में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। एप्लीकेशन लगाएंगे, फॉर्म नंबर है INC 32। उसी के साथ साथ उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करेंगे मैम? MOA AOA साइंड होने चाहिए। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स एंड बाय डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी की ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट आर टू बी कंपाइल्ड। डायरेक्टर ये कहेगा मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं किसी भी कंपनी से कनेक्टेड किसी फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में किसी तरीके का कोई फाउंड गिल्टी और मिसफिशंस नहीं है, और ये आप चेक कर लो पिछले 5 साल में मैंने कोई अपराध नहीं किया कंपनी से कनेक्टेड, आप चाहो तो चेक कर लो। और मैं जो भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा हूं वो करेक्ट, ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा। कंपनी लोग कह रहे देख ले, हाँ वो कह रहे देख लो, देख ले, हाँ देख लिया। तो अगर तूने झूठ बोला तो कौवा काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो फिर इसमें पेनल्टी के प्रोविजन है अंडर सेक्शन 447, और 447 कहता है कि बेटा अगर तूने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी ना, या तूने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई ना, तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। उसी के साथ साथ ये भी बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जो पहला डायरेक्टर बनेगा उनका नाम, उनका सरनेम, ये तो मेंबर्स की पूछ ली। अब कंपनी के जो पहली बार डायरेक्टर बन रहे, अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, अपने रेजिडेंशियल एड्रेस बताओ, सबका प्रूफ दो। ठीक है जी, दे दिया। ये बताओ और किस किस कंपनी में कनेक्टेड हो। बात कंपनी की नहीं भाई और बहनों, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। इसमें तो इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी कि जी मैंने कुछ शेयर्स ना फॉरेन कंपनी में ले रखे हैं, क्या वो भी बताने पड़ेंगे। तुम डालो तो हम पात हैं। लॉ मेकर ने सीधा बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया कि अच्छा LLP में मेंबर हूं मैं, क्या LLP में पार्टनर हूं मैं, तो क्या बताना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कवर हो जाएंगे भाई और बहनों, वो सबकी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। ओके, आरओसी साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए। अब मोकेम्बो खुश हुआ। रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड टू द आरओसी को जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए उसी के बेसिस पे लो अब ले जाओ, ले जाइए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कहानी खत्म, एक बार कंपनी बन गई अब उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कि कंपनी का कोई यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारा क्या होता है आधार नंबर होता है, ऐसे क्या डायरेक्टर का डिन नंबर होता है, क्या कंपनी का भी कुछ होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है, सिन नंबर होता है। सिन नंबर की मैम फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार प्लीज, बता देते हैं। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होती है जरा बताना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे लॉ मेकर एक और बात कहता है सुनो कि आपको अपने सारे कागजात, ये नहीं है कि उड़ा दिए जहाज बना के, ये लो फूक मारी कागज सारे मेमोरेंडम के उड़ा दिए, गलत बात, ऐसे नहीं करना। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिजर्व एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, लेकिन कब तक प्रिजर्व करने? जब तक है जान तब तक है जान, मतलब कंपनी के डिसॉल्यूशन तक। कहानी खत्म, पैसे हजम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर कैपिटल।
मैम देखिए बात ऐसी है, दिमाग हो गया खराब, बहुत ज्यादा खराब हो गया। शेयर कैपिटल सुन सुन के पक चुके हैं। कक्षा 12वीं में पूरे साल बस कैपिटल कैपिटल शेयर शेयर ही सुना है। फिर भी अब तो सुनना ही पड़ेगा। एक बार बता देते हैं, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। और कंपनी जब अपनी कैपिटल छोटे 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 टुकड़ों में बांट देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, तो उसको बोला जाता है शेयर। सच्ची में मुच्ची, हाँ, तो उसे क्या बोला जाता है? शेयर। और जो पर्सन उसे होल्ड करता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। बिल्कुल सही बात बोलिए। शेयर एक नहीं कई तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके मैम। तो मैम कैपिटल भी क्या कई तरीके की होती है? बिल्कुल कई तरीके की होती है। एक होती है मैम नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल मतलब नाम से ही आप पहचानो। नॉमिनल कैपिटल कैसे बोल सकते हैं? नॉमिनल मतलब जो जब कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, उसी समय जो कैपिटल से ऐसा होता है हम लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे, तो आरओसी बोलते हैं पहले मुझसे परमिशन लो, ठीक है, मुझसे ऑथोरिटी लो, ठीक है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, मेरे पास नॉमिनी। तो इट मीन्स इसके 3 नाम है। जैसे किसी बच्चे के नाम होते हैं ना, घर का नाम होता है चिंटू और बाहर का नाम होता है चरण सिंह। इट मीन्स एक इसी तरीके से यहाँ पे इसके 3 नाम है। क्या क्या बताना? नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। सच कैपिटल इज एज ऑथराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। इससे ऊपर जाकर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है। इतनी अमाउंट में ही आप पब्लिक से ले सकते हैं। इससे ऊपर करना है मैम, इससे ऊपर करना है, दोबारा से परमिशन लेके आओ। इशूड कैपिटल, इस ऑथराइज में से जो इशू किया जाता है उसे इशूड बोलते हैं। देखो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना। मुझे और भी बहुत काम है, मतलब आप ही के लिए बहुत सारे रिवीजन और भी बाकी है, वो भी कराना है। प्लस सबसे बड़ी बात आपकी समय की कीमत है। मैं अकेली हूं, मैं भी प्रोफेशनल हूं, मैं भी अपना समय निकाल रही हूं, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए इतने सारे बच्चे भी अपना प्रीशियस टाइम निकाल रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट खराब करती हूं तो एक नहीं इतने सारे बच्चों की मिनट खराब होती है। तो दैट्स माई ऑब्लिगेशन। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरीके से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको आउटपुट दूं और रिवीजन वही जो समय बचाए। उसी के साथ इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ऑथराइज में से ली जाती है, दैट इज इशूड। उसमें से जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल करी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो कॉल्ड अप बोलते हैं। और उसमें से जितना पे होता है उसे क्या बोलते हैं? पेड अप। इक्विटी और प्रीफरेंस 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? मैम प्रीफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें प्रीफरेंशियल राइट होता है मैम। अच्छा, हाँ, जिसमें क्या होता है? प्रेफरेंशियल राइट। किस किस चीज का मैम? एक तो डिविडेंड पहले हमें मिलेगा, किससे? इक्विटी से पहले। और दूसरा मैम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं एक तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे बड़ा अधिकार ये होता है कि उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। किससे पहले दिया जाता है? किससे पहले दिया जाता है? इक्विटी से पहले दिया जाता है। ओके, और दूसरा अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इनको पहले होता है। तो एक तो डिविडेंड का और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा बताओ भाई और बहनों, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैम आपकी राइटिंग बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही, मैंने जानबूझ के सुंदर नहीं लिखा। जब मैं धीरे धीरे लिखूंगी तो सुंदर सुंदर लिखूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बीओडी, बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस, हाँ जी बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बताओ, सच्चे सच्चे बताना, सच्चे सच्चे, विद्या कसम, झूठ बोला तो। हाँ ठीक है मैम, आप मुझे बताओ क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? यस मैम। क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन से चल सकती है? नो मैम। क्या कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन चाहिए? यस मैम। क्या वो ह्यूमन बीइंग होने चाहिए? यस मैम। क्या वो इंडिविजुअल होने चाहिए? यस मैम। क्या वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं? यस मैम। क्या उनको डायरेक्टर बोलते हैं? यस मैम। कहानी खत्म, पैसे हजम। तो इधर देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यही बात इसके अंदर लिखी है। अब चाहे तो मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ के बता दूं और चाहे मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट फिर भी कंपनी कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। मैनेज बाय, हाँ बताओ, मैनेज बाय ह्यूमन बींग्स। यस मैम। द पीपल हु रन आर नोन एज बीओडी। डायरेक्टर्स एक्टिंग कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड। अब सुनो, मैं यहां पे तुम्हें एक बात बताती हूं।
यहां पे एक बात बताती हूं, एक सेक्शन सिखाती हूं। जब अकेला डायरेक्टर तो डायरेक्टर और कई सारे डायरेक्टर एक साथ खड़े हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। जब एक डायरेक्टर तो डायरेक्टर और जब कलेक्टिव बॉडी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम आज सच्ची मैम हमारे मन से ना सच्ची दुआएं निकलेंगी आपके लिए। एक बार सेक्शन याद करवा दो, पहले बोलो वाह 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 वाह, ओके वाह 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 वाह, बोला आपने समझे वाह वाह, मुझे सुना हाँ वाह 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 वाह, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर सारे डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर है मैम? सेक्शन नंबर 2 के अंदर, सेक्शन नंबर 2 के अंदर है ना? हाँ, तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में बीओडी डिफाइन है। बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 2 क्लॉज 10। अच्छा एक बात बताओ, जब सारे डायरेक्टर एक साथ हो जाएंगे तो काम हो जाएगा टन टनाटन टन टन टारा। क्या काम सारा टन टनाटन हो जाएगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल याद होगा, कितना आसान है मैम। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन है और 210 में डिफाइन है। एक बात मेरी ध्यान रखना, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले चाहे बोर्ड बोले, बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक। चाहे बीओडी बोला जाए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोथ आर द सेम मीनिंग। ठीक है मैम, ओके। Director play a very important role in day-to-day functioning of company. It is the board who is responsible for company overall performance. बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? Board of directors are responsible for overall performance. Okay. Okay ma'am, okay. What do you mean by board? Means a body duly constituted to direct, control and supervise the affairs of company. क्या बोल रहे हैं यहां पे? द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स अ बॉडी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट, कंट्रोल, सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। 3 चीजें यहां पे बोली हैं, क्या क्या बताना जरा? डायरेक्ट, कंट्रोल और तीसरी क्या बोली? सुपरवाइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा बताओ सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 10। एज पर सेक्शन 149 कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शेल कंसिस्ट इंडिविजुअल ओनली। तो डायरेक्टर सिर्फ क्या हो सकता है? आपके एग्जाम के 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। डायरेक्टर सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिविजुअल। कौन बन सकता है? इंडिविजुअल। क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकती है? आंसर इज नो। ओके, क्या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज अगेन नो। क्या कोई फर्म डायरेक्टर अपॉइंट हो सकती है? आंसर इज अगेन नो। सिर्फ कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। वन टू थ्री, हाँ जी 1 2 3। ओपीसी मैम 1 मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3। तो बताओ मिनिमम डायरेक्टर कितने हुए? 1 2 3। एक और चीज याद कराऊं, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। अभी के लिए काम नहीं आना, लेकिन एग्जीक्यूटिव में डिविडेंड का सेक्शन होता है तो हम उसे ऐसे याद करते हैं 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। याद हो गया ना? चलो फ्री में ही बता दिया, तो ऐसे ही बता दिया मैंने। ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें, ओपीसी में कितने? 1, प्राइवेट कंपनी 2 एंड पब्लिक कंपनी 3। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा मैम एक बात और बता दीजिए, बस एक बात लास्ट। ओके, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम डायरेक्टर मैम होते हैं 15। अच्छा मैम क्या ओपीसी में भी 15 हो सकते हैं? आंसर इज यस यस यस, व्हाई नॉट?
पर मैम वो तो 1% कंपनी होती है, क्या उसमें 15 डायरेक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं बेटा, क्यों हो सकते हैं बता? क्योंकि इसमें मेंबर के ऊपर लिमिट है, ना कि डायरेक्टर के ऊपर लिमिट है। ओके, यस मैम। प्राइवेट कंपनी में भी क्या 15 हो? यस यस ऑफ कोर्स, मैक्सिमम। पब्लिक में 15, बिल्कुल मैम। एक बात बताइए, 15 से ज्यादा करना चाहे तो हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। A company can appoint maximum 15 directors by passing a special resolution. A company may appoint more than 15 after passing a special resolution in general meeting. 15 से ज्यादा चाहिए, 15 से ज्यादा डायरेक्टर करना है, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एसआर पास करना पड़ेगा कहां पे? जनरल मीटिंग में। ओके मैम, समझ में आ गया। अब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये कहते हैं एक डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, हैं? हाँ, हर कंपनी में एक डायरेक्टर रेजिडेंट भी तो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे मैम, बताना जरा। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, एक, ये नहीं सारे, 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज रहा हो, ठीक है ना? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? ये कह रहे हैं अगर कुछ नहीं लिखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नो प्रोविजन है, नो प्रोविजन, कुछ है ही नहीं, है ना? तो जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है, जो मिनिमम मेंबर बने हैं ना, shall be deemed to be first director. देखो सुनो, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है ना बाय चांस, तो जो एमओए के सब्सक्राइबर हैं शैल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। कब तक? जब तक है जान, नहीं नहीं, अंटिल डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंटेड बाय members, until directors are duly appointed by members. Okay. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हैं, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो उनको ही क्या बोल दिया जाएगा? उनको ही क्या बोला जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स, जब तक मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करते। हर एक डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। सारे डायरेक्टर कहां अपॉइंट होंगे? जनरल मीटिंग में। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अनलेस अलॉटेड अ दिन। इट मींस डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज मैंडेटरी। डिन क्या है? मैंडेटरी है, बिना डिन के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है? डिक्लेरेशन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। डिक्लेरेशन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन देनी है किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की। मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। जो भी अपॉइंट हो रहा है एज ए डायरेक्टर, उसे क्या देनी है? डिक्लेरेशन देनी है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। अगर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, consent to act as director, a person appointed as director shall not act as director unless give his consent to hold office as director and consent filed with ROC within 30 days. कितने दिन में फाइल करनी है? 30 डेज। कंसेंट देनी किसे है? कंसेंट देनी है आपको आरओसी को, और कितने दिन में देनी है? 30 डेज।
कहां से? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट के प्रोविजन। रिटायरमेंट के प्रोविजंस पढ़ेंगे। ऑल डायरेक्टर्स at every AGM not less than 2/3 of total number of director of public company shall be a person whose office shall be retired by rotation। मतलब जितने भी टोटल डायरेक्टर होंगे, सुनना ध्यान से, टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। रोटेशनल डायरेक्टर होंगे कितने? 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, जो रोटेट करेंगे, रिटायर होंगे मतलब रोटेशन से। आगे क्या कहता है? रिमेनिंग डायरेक्टर एनी सच कंपनी इन डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। फर्स्ट एजीएम ऑफ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ मीटिंग एट विच फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड। एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम, हर एक सब्सिक्वेंट एजीएम में से 2/3 में से, ध्यान देना, 2/3 में से 1/3 रिटायर होंगे। सुनना मेरी बात, सीधी सीधी बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जितने टोटल डायरेक्टर होंगे उसमें से 2/3 क्या होंगे? रोटेशनल, और रोटेशनल में से 1/3 रिटायर होंगे। 1/3 क्या होंगे? रिटायर होंगे। कहां पे? एजीएम में। और अगर बाय चांस ये नंबर ऐसे आया 2.33, जैसे मान के चलिए 2.33 आ रहा है, तो मैम 2 डायरेक्टर पूरे रिटायर होंगे, आधों के पैर रिटायर होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसमें क्या बोला इन्होंने? इफ देयर नंबर इज नाइदर 3 और नॉर मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर नियरेस्ट टू 1/3, जो 1/3 का नियरेस्ट नंबर होगा उसे हम काउंट करेंगे, क्योंकि आधा डायरेक्टर तो कभी रिटायर हो नहीं सकता। अच्छा, अगली चीज सुनो, देखो अगली बात सुनो मेरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगला पॉइंट सुनो। मैम ये बताओ पहले किसे रिटायर करेंगे? पहले आओ पहले जाओ। सिंपल सा पॉइंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आओ पहले जाओ, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन एवरी जनरल मीटिंग हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस since their last appointment, but as between persons who become director on the same day, those who are retired in default and subject to any agreement। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एक ही दिन दोनों डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो लॉट से पर्ची डाली जाएगी। अब इनकी वैकेंसी कैसे फिल होगी? अब वैकेंसी कैसे फिल होगी? देखो 2 ऑप्शन है, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर को भी ही रीअपॉइंट कर लो, है ना, या किसी अदर पर्सन को। रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या कर लो? रीअपॉइंट, या किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर लो। एक और चीज ध्यान रखनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन हु फेल्स टू अपॉइंट एज एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ एजीएम। बीच बीच में कुछ भी इन्होंने पॉइंट घुसा रखा है, पर मैं बता देती हूं। ये कह रहे बोर्ड की एक और पावर है, बोर्ड की एक पावर है कि बोर्ड चाहे तो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड चाहे तो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, जिसे बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। क्या बोलते हैं जिसे? बताना जरा, क्या बोलते हैं? एडिशनल डायरेक्टर। मैम ये एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टर से अपॉइंट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आप एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि मैं डिटेल में तो यहां जा नहीं रही हूं। एग्जीक्यूटिव में आप डिटेल में पढ़ोगे, बोर्ड के पास ही पावर होती है कि वो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे जनरल रूल के डायरेक्टर आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम आ रहा है और उसको हमें अभी अपॉइंट करना है, हम वेट नहीं कर सकते, तो बोर्ड उसे अपॉइंट कर लेता है। लेकिन उसका जो टर्म रहता है, मान के चलिए जनवरी में अपॉइंट किया, तो उनका जो टर्म रहता है वो एजीएम तक रहता है। जो आपकी एजीएम होगी, जैसे सितंबर में हो रही है, अगस्त में हो रही है ना, जिसमें भी हो रही है, जब तक के लिए टर्म रहता है। फिर उसके बाद शेयर होल्डर से, मेंबर से बोल देते हैं हमने ऐसे ऐसे इस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया था, अगर आप चाहो तो आगे कंटिन्यू करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग में उस डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, बट मेंबर्स ने कहा हम इसे अपॉइंट नहीं कर रहे, ठीक है जी नहीं कर रहे,
बोर्ड ने एडिशनल अपॉइंट कर दिया, क्या ऐसा बोर्ड कर सकती है? कदापि नहीं, असंभव, अनर्थ हो जाएगा। ओके मैम। The article of company may confer on its board of director the power to appoint any person other than person who fails to get appointed as director in general meeting as any additional director at any time who shall hold office up to the date of next general meeting. अच्छा, अब मैम एक बात बताओ, आपने जैसे कि अभी अभी बताई, एक बात बताई आपने, मुझे ध्यान आ गया, आपने कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं, आपने कहा जो डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर है उसका टर्म होगा एजीएम तक। मैंने कहा हाँ मैम, अगर बाय चांस किसी कंपनी की एजीएम हुई नहीं तो लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम। समझ नहीं आया मैम, लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम। मैम लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम कैसे हो सकती है मैम, प्लीज बताइए ना। बेटा अगर ये मैं रिवीजन करा रही हूं और अगर ऐसी ऐसी बातें करोगे ना तो फिर देख लेना आपको दिक्कत हो जाएगी। लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम 30 सितंबर होती है। मैम कैसे, एक बार बताओगी? सारी बातें मुझसे पूछोगे क्या? चलो मैं बता देती हूँ। लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम 30 सितंबर ऐसे होती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 96 ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग इन एवरी ईयर and the time gap between two AGMs is 15 months and the time of conduct of AGM within 6 months from the date of closing of its financial year। मैम ये क्या बात हुई, धीरे धीरे बताती हूँ। जो जनरल मीटिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? मैम जब चाहो तब कर दो। अरे पागल हो गए हो क्या? लॉ में डिफाइन है कि 31 मार्च तक ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। अब उसे 6 महीने काउंट करो। मैम करते हैं अभी, 1 मिनट रुको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो सितंबर 6 मंथ की डेडलाइन होगी। तो 30 सितंबर तक आपको अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग करनी ही करनी है। और नहीं करे तो मैम क्या हो जाएगा? नहीं करे तो फिर लगेगी पेनल्टी। तो इसलिए 30 सितंबर इज द लास्ट ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अब समझ में आया। एडिशनल, मैंने क्या क्या बातें बताई। एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। उसका टर्म कब तक होता है? एजीएम तक। मैम अगर एजीएम नहीं हुई तो ड्यू डेट ऑफ एजीएम। ठीक है, अगर मैम एजीएम ड्यू डेट से पहले हो गई तो एजीएम तक, और एजीएम नहीं हुई तो मैम लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, हटा देना चाहते हैं हम डायरेक्टर को अपनी कंपनी से, तो मैम कैसे कर सकते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैम आप एक बात बता दीजिए, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन के बीच में मैम अंतर बता दीजिए। अच्छा सब कुछ मुझसे जानना है, ठीक है कोई बात नहीं, बता देती। स्पेशल रिजोल्यूशन में कम से कम 3/4 लोगों को आपको परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, है ना। 75% मेंबर्स एग्री होने चाहिए, और ऑर्डिनरी में 51% फेवर में होने चाहिए, एसआर में 75% फेवर में होने चाहिए। रिमूव अ डायरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एनसीएलटी ने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्योंकि कंपनी में कोई घपले होने के चांसेस है। एनसीएलटी क्या है मैम? एनसीएलटी इज डीम्ड टू बी लाइक अ कोर्ट। ओके मैम, एनसीएलटी ने कोई अपॉइंट किया और उसे मेंबर्स कह रहे रिमूव कर देते, नहीं कर सकते, नहीं मना कर दिया है। ऐसे डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते। कब? उसके टर्म से पहले। और अगर किसी को रिमूव करोगे तो उसे अपनी गलती तो बता दो, तो रीजन उसे अपनी बात कहने का मौका दो भाई साहब, बिल्कुल मौका दिया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक कहानी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। जब जब अधर्म होता है, हाँ जी भाई बहनों, जब जब अधर्म होता है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए एक ऐसा डायरेक्टर आता है, और उस डायरेक्टर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डिटेल में पढ़ा दो मैम, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती, फाउंडेशन में डिटेल में पढ़ा है, वहां पे था, आपके यहां से हटा दिया, मैं क्या करूं। लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसे डायरेक्टर को बोला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी बार अपॉइंट हो सकता है? एक बार अपॉइंट हो सकता है, दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है। ठीक है, और अगर उसे रीअपॉइंट होने के बाद तुम्हें निकालना चाहते हो तो ध्यान रखना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आपको हटाना है तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक और बात बोली इन्होंने, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू रीअपॉइंट सम बडी को। अगर किसी और को उसकी जगह रिटायर कर रहे हो और उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हो तो उसे भैया स्पेशल नोटिस तो दे दो, बता तो दो। अच्छा अब जो वैकेंसी होगी, कैसे तुमने डायरेक्टर हटा तो दिया, लेकिन जो वैकेंसी हुई है उसका क्या करोगे? वैकेंसी फिल करेंगे इन जनरल मीटिंग, और बाय बोर्ड भी कर सकता है। बोर्ड कैसे कर सकता है?
अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर इन हिज प्लेस एट द मीटिंग विच ही इज रिमूव्ड, जहां वो रिमूव किया वहीं पे उसे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकता है बोर्ड। अच्छा, तो मैम एक बात बताइए, उस डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा जो हटाने की जगह, भाई जिसको हटाया उसके टाइम से पहले हटा दिया, मान के चलिए वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ तो 2 साल में हटा दिया, 1 साल का टर्म बचा हुआ है, तो जिसकी जगह अपॉइंट किया उसकी जगह जब दूसरा डायरेक्टर आएगा तो वो तब तक के लिए आएगा जब तक का उसका टर्म बचा हुआ है। ये था हमारा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं? मीटिंग ऑफ बोर्ड। मीटिंग ऑफ बोर्ड की अगर हम बात करें, बोर्ड मीटिंग की बात कर लेते हैं। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बस जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं वो क्लियर करना है, क्योंकि आप जानते हो रिवीजन एक तरीके से। बोर्ड मीटिंग कितनी हो सकती है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। पहली बोर्ड मीटिंग 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके मैम, बिल्कुल पक्का याद हो गया मैम। ओके, कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम बोर्ड मीटिंग एक कंपनी में मैम कितनी चाहिए, जल्दी बताइए। 4 चाहिए भाई और बहनों, 4। 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ हर साल होनी चाहिए। साल का मतलब क्या मैम? कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया है 1% कंपनी को और स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को। उनको बोला भैया 4 नहीं, आप बस 2 ही करोगे तो चलेगा। हमने कहा अच्छा ये क्या है, तो पक्षपात है। हाँ, छोटी कंपनी, छोड़ो ना, छोटा बच्चा है, छोड़ दीजिए। ओके मैम, तो नॉर्मल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। और भैया एक चीज ध्यान रखना, 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है। जी ललचाए रहा न जाए, एल पेन लीवे। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 डेज। कितने दिन का गैप हो सकता है? 120 डेज का मैक्सिमम गैप हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन का, है ना? ओके मैम, ठीक है मैम, मतलब 2 बोर्ड मीटिंग होंगी, उनके बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है मैम, डिटेल में पढ़ा दो मैम, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, पहले पास करो इस एग्जाम को, जल्दी जल्दी अगले लेवल पे पहुंचो। ठीक है मैम, पक्का आएंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस कर रहे हो आप मुझसे? हाँ मैम, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इन केस ऑफ ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 2 बोर्ड मीटिंग, और इनके बीच में मिनिमम गैप होता है, मिनिमम गैप होता है 2 मीटिंग्स के बीच में 90 डेज। मैम ऊपर आपने मैक्सिमम बोला, नीचे आपने मिनिमम बोला। मैम आप करना क्या चाहती हो? अरे जो लॉ में लिखा है वही तो। मैम लॉजिक ये है कि ओपीसी में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, एक आज करो एक कल करो, काम खत्म। लॉ ने कहा तुम डालो तो हम पात हैं। 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। अब डायरेक्टर कह रहे हैं हमें आपसे मिलना है, वो कह रहे हैं नहीं मिल सकते, लॉ कह रहा है नहीं मिल सकते। फिर डायरेक्टर कह रहे हैं मुझे तुमसे मिलना है तो मिल लो ना, ना लॉ मना कर रहा है। क्या ये चीज सही है? 90 दिन का वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर जब ऐसा होता है जहां पे डेडलॉक हो जाता है, जहां पे लॉ की इंटरप्रिटेशन सही नहीं निकल पाती, वहां पे डीसीए क्लैरिफिकेशन आता है, कंपनी लॉ का एक क्लैरिफिकेशन आता है। उन्होंने कहा देखो भैया सुनो, यहां पे मैं बता देते हैं, यहां लॉ मेकर की इंटेंशन है कि अगर 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है, अगर 2 ही बोर्ड मीटिंग ओपीसी के अंदर कर रहे हो तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखें कि अगर 2 ही बोर्ड मीटिंग है तो मिनिमम गैप लगेगा, अगर 2 से ज्यादा कर रहे हो तो मिनिमम गैप की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। डीसीए क्लैरिफिकेशन, ये मैंने अगली एडवांस बात बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो ओपीसी में बस एक ही डायरेक्टर है, बस एक ही डायरेक्टर है, बस एक ही डायरेक्टर है, तो बोर्ड मीटिंग किसके साथ करेगा मैम? 2 मेंबर तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। उसी के साथ इन्होंने ये भी कहा आज की डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं। कोरम बताई है, कोरम कितनी रहेगी? 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। कोरम का मतलब बता दीजिए मैम डिटेल में। हाँ मेरे पास समय कम बचा है लेकिन बता देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट टू ट्रांजिट अ वैलिड बोर्ड मीटिंग। मैंने कहा मेरी क्लास में 400 बच्चे हैं, कम से कम 100 बच्चे आने चाहिए तभी क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। तो मैम मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने मिनिमम स्ट्रेंथ बता दी। इसी तरीके से मीटिंग में बोला कम से कम इतने लोग होने चाहिए तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, उसे बोलते हैं कोरम। शेयर होल्डर्स मीटिंग की अगर हम बात करें, 2 पर्सन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, 2 पर्सन होना जरूरी है।
कभी भी एक व्यक्ति मीटिंग कर नहीं सकता, तो इसलिए ओपीसी में तो कभी मीटिंग हो ही नहीं सकती शेयर होल्डर्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें तो एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही मेंबर रहेगा। ओके मैम, तो मैम इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, थोड़ा सा आप हमें बताओगी? हाँ बिल्कुल मैं बता देती हूं। देखो, एक तो हर साल एवरी ईयर एक एजीएम होनी चाहिए। साल का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर, बस यही मेन बात सुन लो। हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए कैलेंडर ईयर। उसी के साथ साथ 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप, 2 मीटिंग, एक एजीएम दूसरी एजीएम, दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप हो सकता है 15 मंथ्स। ओके मैम, ऑल राइट। 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 15 मंथ्स। ओके मैम, ऑल राइट। ओके, टाइम ऑफ मीटिंग क्या होना चाहिए? देखो मैं बता देती हूं, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ओके मैम, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करनी है। और अगर पहली मीटिंग हो रही है तो 9 मंथ्स का टाइम है। मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है, द टाइम इज 9 मंथ्स, टाइम इज 9 मंथ्स। ओके मैम, ठीक है मैम, समझ में आ गया। एक तो मैम आपने बताया कि हर साल एक मीटिंग करनी है, हमने कहा ठीक है जी। टाइम बताया 6 मंथ्स और 9 मंथ्स, गैप बताया 15 मंथ्स, ठीक है। टाइम बता दीजिए मैम, ये आपके एग्जाम में आ सकता है भैया, 9 से 6 के बीच में मीटिंग होगी, 9 से 6 के बीच में मीटिंग होगी, 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही मीटिंग होगी। और वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे बोले तो 15 अगस्त, बोले तो 2 अक्टूबर, बोले तो 26 जनवरी, उस दिन मीटिंग नहीं हो सकती। तो मैम कहां पे होगी, कहां पे होगी? सेम जहां पे आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पे, या उस पे अगर नहीं आ रहे तो सिटी, टाउन, विलेज में वहीं होनी चाहिए। मैम क्या क्या डिस्कस होगा? डिस्कस होगा बेटा अड्डा, अड्डे पे मैम बसाई नहीं, अड्डा इज अ क्रक्स। ए फॉर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, क्या क्या चीजें डिस्कस होती है वहां पे? डी फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ए फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ये 4 काम होते हैं। मेरे साथ बोल दो एक बार जोर लगा के, ऐसा ADD, अड्डा। ए फॉर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ए फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्युनरेशन। भाइयों और बहनों, मित्रों, सखियों, 4 ऐसे काम है जो हर साल होने हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं उन्हें? ऑर्डिनरी बिजनेस। ये काम तो हर साल एजीएम में होने ही होने हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ये काम तो हर साल होने ही होने। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो मित्रों, तो उसको बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। क्या बोलेंगे उसे? स्पेशल बिजनेस। अगर मीटिंग नहीं करी, अगर मीटिंग नहीं करी, अगर मीटिंग नहीं करी तो चलो भैया पेनल्टी दे दो 1 लाख रुपए की। हम तो नहीं कर रहे, बताओ तुम आगे मत करो। हर रोज की पेनल्टी है 5,000 रुपए। कब तक? जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। ये पेनल्टी भी पढ़ ली। आगे सीएसआर की बात करते हैं। एक काम हो गया 35, एक काम अच्छा हो गया सेक्शन 135। ये कंपनी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालना ही निकालना है, दान के लिए। मैं बता देती हूं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 3 में से कोई भी रिक्वायरमेंट में अगर फंस जाती है कंपनी, तो हर कंपनी, मैम प्राइवेट कंपनी जी हाँ, फॉरेन कंपनी जी हाँ, मैम कोई सी पब्लिक कंपनी, कोई सी भी कंपनी, हर कंपनी को ये रिक्वायरमेंट, ये 3 लिमिट याद कर लेना भैया। इसमें 2 बहनें, एक भाई है। मैम भाई कौन है? नेट प्रॉफिट तो भैया छोटी बहन है, और नेटवर्थ जो है इसकी बड़ी बहन है, और टर्नओवर इनका छोटा सा भैया है। ओके मैम, तो 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। 5-5 वाली, 5 की जो अंक है वो दोनों बहनों का है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1 का अंक जो है, 1 का अंक, मैम अंक बोले तो अंक मतलब प्लीज 5, टर्नओवर नेटवर्थ इज ₹500 करोड़, 500 करोड़। ओके मैम, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। ओके मैम, एंड व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। मैम इसमें फंसे तो गए, इसमें फंसे तो गए। ओके मैम, कोई सी भी कंपनी, अरे भैया कोई सी भी कंपनी, एवरी कंपनी, लो फॉरेन कंपनी आएगी, इधर आएगी ना तो दान दे के जाएगी, नहीं दिया तो पेनल्टी लग जाएगी। ओके,
मैम एक बात बताइए और क्या करना पड़ेगा? कमेटी बनानी पड़ेगी आपको, कमेटी का नाम रखेंगे CSR। मैम वो क्या करेगी? मैम बैठ के वहां अचार डालेगी? नहीं नहीं, ये सारी चीजें चेक करेगी CSR सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर देखना पड़ेगा। और काम की बात, सीधी बात देखिए, ये पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2% उसे खर्चा करना है और 2% निकालना है एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के उसका 2%, पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के उसका 2% आपको CSR के रूप में खर्च करना पड़ेगा। ओके मैम, अच्छा ये बता दीजिए अगर नहीं करा तो क्या पेनल्टी है? क्योंकि सारा तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये पेनल्टी दे रखी है, पेनल्टी याद कर सकते हो। और ये एक्टिविटी है मैम, जो पैसा लगाएंगे वो कहां? हंगरी इरेडिकेटिंग, आप भूखमरी को मिटाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, साफ सफाई के लिए, सेफ वाटर के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल इसका देना चाहती हूं, जो बच्चा वहां जाएगा मेरी बात याद करना। अगर आप में से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अगर आप में से कभी भी कोई बच्चा श्री माता वैष्णो देवी गया, तो आप जब रास्ते में चढ़ाई करोगे, रास्ते में चलते चलते आपको प्यास लगेगी तो ठंडा गर्म दोनों तरीके का पानी आपको पीने को मिलेगा। इंडियन ऑयल ने CSR के रूप में पैसा जो खर्च किया, वहां पे पानी के कुछ टैंक्स बनवाए हैं जिसमें ठंडा गर्म दोनों पानी आता है, वो CSR एक्टिविटी है। ओके मैम, ताली बजाओ, वाह वाह, जय माता दी। चलिए, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन स्किल्स के लिए आप पैसा लगा सकते हो। और मैम जेंडर इक्वलिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके मैम, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, एनवायरमेंट के लिए स्वच्छ भारत अभियान, फ्लोरा फाना, सेव टाइगर, और हम अपने ताजमहल को बचाएंगे, हम अपने लाल किले को बचाएंगे, हम अपने इंडिया गेट को साफ सफाई में लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। रूरल स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी दंगल में गद्दों पे उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उनकी फैसिलिटीज के लिए पैसे दे सकते हैं। और नए नए आजकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके लिए पैसा दे सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, जस्ट रीड आपको करना है, इसमें से बहुत डिटेल में नहीं जाना। उसी के लिए बधाई हो, आपका चैप्टर रिवीजन के साथ आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, स्टे ट्यूनिंग, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छी प्लानिंग हम कर चुके हैं, लेकिन अभी डिस्क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा आपको, बस हमारे ऊपर ट्रस्ट रखना है और जुड़े रहना हमारे साथ, और कहीं ना कहीं पढ़ते रहना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।